नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। कोरोना किट की खरीद में घोटाले के मामले में दरअसल सीएम योगी ने जांच के लिए एक एसआईटी गठित कर दी है। सीएम योगी ने 10 दिन में इसके लिए रिपोर्ट मांगी है। एसीएस राजस्व रेणुका कुमार की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया है। इस खबर को इंडिया न्यूज ने प्रमुखता के साथ उठाया था और अब सीएम योगी की तरफ से सख्त एक्शन लेते हुए 10 दिन में रिपोर्ट मांगी गई है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर और गाजीपुर सहित कुछ अन्य जनपदों की ग्राम पंचायतों में पल्स ऑक्सीमीटर और इंफ्रारेड थर्मामीटर की बाजार मूल्य से ज्यादा दर पर खरीद किए जाने के प्रकरण पर योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये सख्त कदम उठाया गया है। सीएम योगी ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी के गठन के निर्देश दिए हैं और 10 दिन में इसकी रिपोर्ट भी सौंपनी होगी। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस खबर को इंडिया न्यूज ने प्रमुखता के साथ दिखाया था और अब सीएम योगी ने सख्त कदम उठाया है और 10 दिन में रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए हैं। एसआईटी का गठन इस मामले को लेकर किया गया है। शासन द्वारा ये एसआईटी अपर मुख्य सचिव राजस्व विभाग रेणुका कुमार की अध्यक्षता में ये गठित की गई है। सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग श्री अमित गुप्ता और सचिव नगर विकास एवं एमडी जल निगम विकास कोठलवाल को इस एसआईटी का सदस्य नामित किया गया है। एसआईटी इस पूरे मामले की जांच करेगी और 10 दिन के अंदर रिपोर्ट इसकी सौंपनी होगी। कोरोना किट की खरीद में घोटाले का यह पूरा मामला। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता खुर्रम निजामी जुड़ चुके हैं। खुर्रम, क्या जानकारी मिली है? सीएम योगी ने सख्त एक्शन लिया है और 10 दिन में रिपोर्ट मांगी है इस मामले को लेकर। जी बिल्कुल, जिस तरह से इंडिया न्यूज ने विस्तार से खबर दिखाई थी टीपी घोटाले किट घोटाले को लेकर के, उसके बाद हड़कंप मचा था और फिर मुख्यमंत्री संज्ञान में आया। पहले से था लेकिन अब उनको एहसास हुआ और एसआईटी का गठन कर दिया है। तो जाहिर सी बात है इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है और एसआईटी गठित कर दी कि 10 दिन में 10 दिन में अपनी रिपोर्ट जमा करना है। जो रेणुका कुमार उनको अध्यक्ष बनाया गया। तो अब देखना ये है कि किस तरीके से इस पूरी घोटाले की जांच होती है और जो एसआईटी है वो क्या वाकई 10 दिन में अपनी रिपोर्ट दे पाती है या नहीं दे पाती है। बिल्कुल, और रिपोर्ट में क्या कुछ बातें सामने आने वाली हैं वो भी बहुत जरूरी है। कितने दिन में? 10 दिन का वक्त हालांकि दिया गया है सीएम योगी की तरफ से इस मामले को लेकर जो रिपोर्ट सौंपनी होगी, लेकिन एसआईटी का गठन किया गया है। क्या कुछ पहलू इसमें निकल कर आते हैं वो भी देखना होगा खुर्रम। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि घोटाला एक बात है लेकिन जो सीरियस सी बात थी वो ये थी कि जो 12 बात कही जा रही थी कि जो भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा, तो उस बात में बहुत बड़ी आंच आई थी। लेकिन अब देखना ये होगा कि तो बीजेपी के विधायक थे लंबुआ के, उन्होंने उनकी चिट्ठी गई थी, उन्होंने बताया था किस तरह घोटाला हो रहा है और किस तरह से जो खरीद फरोख्त में जो दाम में है उसमें किस तरह से फर्क दिखाया गया है। तो साथ ही इस बात को भी उन्होंने लिखा था कि किस तरह की घोटाला चल रहा है। तो अब देखना इसी बात को है कि क्या सुल्तानपुर तक ही रहेगी सीमित या फिर जितने जिले हैं उन सबकी जांच करेगी, क्योंकि मामला बिल्कुल साफ है। क्योंकि एक जिले का मामला नहीं है, तमाम जितने जिले हैं उत्तर प्रदेश के उन सभी जगह पीपी किट की सप्लाई हो रही थी, खरीद फरोख्त हो रही थी। तो देखने वाली बात ये होगी कि क्या वाकई ये कोई जिला बचता है जहाँ पर घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ, ये भी देखा जाएगा। और साथ ही ये भी देखा जाएगा कि इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन था, वो कौन थे जो बेनिफिशियरी थे, यानी कि कई खुलासे हो सकते हैं इस मामले में। जी बिल्कुल, जब बहुत खुलासे होंगे एक नेक्सस को ब्रेक करने का मौका है और एक ऐसा मौका है जब इस बात का सत्यापित किया जा सकता है कि अगर एसआईटी जांच आ जाती है और सारे नाम सामने आ जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो बड़ी मछलियां हैं वो क्या बचेगी कि नहीं बचेगी, इसका भी बड़ा सवाल जरूर खड़ा होता है। लेकिन जिस तरह से सीएम योगी की तरफ से सख्ती से ये कदम उठाया गया है, इससे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जरूर जाता है। ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है, लेकिन ये कन्वीनियंट हो नहीं होगा। देखिए घोटाला होता है कि आपके संज्ञान में आता है, आप उसका एसआईटी गठित कर देते हैं, लेकिन एसआईटी अपनी रिपोर्ट कितने दिनों में देती है, तो उस रिपोर्ट में कार्रवाई क्या होती है, ये सब देखने वाली बात है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कहा ही जाएगा ठीक घोटाला होगा, मुख्यमंत्री मालूम चलेगा, वो सख्त होंगे, एसआईटी गठित कर देंगे, उसके बाद क्या। लेकिन ये अब इसको पूरा एग्जीक्यूट कायदे से करना है। ये अगर शुरू हुआ है तो उसके अंत तक जाना होगा, यानी कि वो बड़ी मछलियां कौन है उनको न सिर्फ चिन्हित किया जाए बल्कि उनको उनके असल अंजाम तक भी पहुंचाया जाए, तभी बात बनेगी और भ्रष्टाचार पे लगाम लग पाएगी। बिल्कुल, शुक्रिया खुर्रम आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खाते से क्लोन चेक के माध्यम से लाखों रुपए निकाले जाने का खुलासा हुआ है। इसकी जानकारी ट्रस्ट को तब मिली जब ये कोशिश तीसरी बार
बड़ी रकम निकालने के लिए की गई। इस बारे में जानकारी मिलते ही ट्रस्ट की ओर से अयोध्या कोतवाली में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के क्लोन चेक के माध्यम से लखनऊ के एक बैंक से 1 सितंबर को 2.5 लाख और उसके 2 दिन बाद 3.5 लाख रुपए निकाल लिए गए। जब 9,86,000 का तीसरा चेक लखनऊ के ही बैंक ऑफ बड़ौदा में लगाया गया तो वेरिफिकेशन के लिए ट्रस्ट को लखनऊ से बैंक का कॉल आया। ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने इस तरह के किसी भी भुगतान की जानकारी से इनकार कर दिया। बाद में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने जब अपना खाता खंगाला तो 6 लाख रुपए निकाले जाने की जानकारी सामने आई। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने इस मामले की जानकारी अयोध्या पुलिस को देते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। कल दिनांक 9/9/2020 को समय 1500 बजे श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव श्री संपत राय जी द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया, जिसमें अंकित किया गया था कि ट्रस्ट के अकाउंट से लगभग 6 लाख रुपए फर्जी चेक द्वारा पैसे विड्रॉ कर लिया गया है। इस संबंध में FIR अंकित कर दी गई है। इसकी जानकारी गहनता से की जा रही है। शेष विधिक कार्रवाई हेतु एक टीम रवाना कर दिया गया है। अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खाते से जालसाजों ने 6 लाख रुपए उड़ा दिए। इस बात का खुलासा तब हुआ जब जालसाजों ने तीसरा चेक लगाया और चूंकि चेक 9,86,000 रुपए का बड़ा अमाउंट था, इसलिए बैंक ने ट्रस्ट से वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया और उसके बाद इस बात का खुलासा हो सका कि जो चेक लगाया जा रहा है उस नंबर का चेक ऑलरेडी ट्रस्ट के पास उनके ऑफिस में मौजूद है। यानी क्लोन चेक के ज़रिए ये पूरा कांड किया जा रहा था, पूरी जालसाजी की जा रही थी। इससे पहले इन जालसाजों ने 2 बार चेक भरकर पैसे भी निकाल लिए। पहली बार 2.5 लाख रुपए निकाला, ट्रस्ट को नहीं पता चला। फिर 3.5 लाख रुपए निकाला, ट्रस्ट को तब भी नहीं पता चला। लेकिन जब 9,86,000 रुपए का बड़ा अमाउंट निकालने की कोशिश की गई, तब बैंक ने वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया और इन सारी चीज़ों का पर्दाफाश हो सका। हालांकि अभी जालसाज पुलिस के पकड़ से दूर हैं। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अयोध्या कोतवाली में मुकदमा दर्ज है। पुलिस जांच में जुटी है। अयोध्या से जांच टीम लखनऊ के उस इलाके में भी पहुंच चुकी है जहां से ये पूरी धोखाधड़ी हुई है। यानी जिस बैंक से ये पूरा खेल हो रहा था, यानी जिस बैंक से जालसाजों ने पैसे ट्रांसफ़र कराए थे। हालांकि अयोध्या के SBI शाखा में ट्रस्ट का अकाउंट है। अब पूरी पड़ताल हो रही है, चाहे वो पुलिस हो या फिर जो खुफिया तंत्र है वो ये जानने की कोशिश में जुटा है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो राम मंदिर के ट्रस्ट से पैसे निकाल रहे हैं जालसाजी करके। तो ऐसे में अब पुलिस तंत्र और पूरा महकमा जुटा हुआ है। जालसाजों को पकड़ने के लिए FIR दर्ज हो चुकी है। देखने वाली बात ये होती है कि आखिर ये गुनहगार कब पुलिस की गिरफ्त में आते हैं। अबुल बशर खान, इंडिया न्यूज़, अयोध्या। राम मंदिर ट्रस्ट के खाते से लाखों रुपए की जालसाजी की गई है। लखनऊ के 2 बैंकों से पैसे निकाले गए। इंडिया न्यूज़ संवाददाता खुर्रम निजामी ने जायजा लिया है। उड़ चुकी हवाइयां क्योंकि राम मंदिर ट्रस्ट के अकाउंट से हो गया है पैसा चोरी। जी हाँ, अकाउंट से हो गया पैसा चोरी, वो भी चेक क्लोन के जरिए। 2.5 लाख, फिर 3.5 लाख और फिर जब 9,86,000 की कोशिश की गई तो मामला पकड़ में आया, क्योंकि बैंक ने कर लिया फ़ोन खाता धारक को और ये पूछा कि क्या आपने 9,86,000 का चेक काटा है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये चेक तो हमारे पास है लेकिन ऐसा कोई चेक काटा नहीं है। उसके बाद हुआ खुलासा कि राम मंदिर ट्रस्ट के अकाउंट में लग गई है सेंध चेक क्लोनिंग के जरिए। अब मामला ने पकड़ लिया है तूल कि आखिर किस तरीके की है हमारी बैंकिंग सिस्टम। जो बैंकिंग के जानकार हैं वो ये कहते हैं कि जब हमें शक होता है तो हम खाता धारक को फ़ोन कर लेते हैं, लेकिन सवाल ये बड़ा होता है कि जब ट्रस्ट का अकाउंट था और लगातार पैसा निकल रहा था तो देर से क्यों जागे। तो वहीं सवाल उठता है कि जो अकाउंट हैंडल कर रहा था राम मंदिर ट्रस्ट का, क्या उसके पास नहीं आ रहा था कोई मैसेज बैंक का कि आपके अकाउंट से इतना पैसा निकाला जा चुका है। अगर नहीं आ रहा था तो क्या इस तरीके की कोई सुविधा ट्रस्ट ने ली थी या नहीं ली थी। अगर ली थी तो फिर ये खामियाजा क्यों भुगत रहा है ट्रस्ट, क्योंकि उसके अकाउंट से पैसा हो गया है चोरी। अब सवाल बड़ा है, सवाल तो बैंक के ऊपर भी खड़ा होता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर, कि आखिर किस तरीके से एक ऐसे अकाउंट से पैसे निकलने दिया गया जो
प्रतिष्ठा का सवाल था। सवाल ये उठता है कि जब 2.5 लाख और फिर 3.5 लाख का चेक आता है तो उस वक्त क्यों नहीं जागा बैंक, क्यों नहीं किया खाता धारक को फ़ोन, और 9,86,000 सतर्कता कह लीजिए या फिर संयोगवश कह लीजिए बच गया है राम मंदिर ट्रस्ट का अकाउंट का पैसा। तो अब देखना ये है कि पुलिस या जांच कैसे होती है, क्योंकि जो पैसा ट्रांसफ़र हुआ है बताया जा रहा है वो पंजाब नेशनल बैंक में ट्रांसफ़र हुआ है। तो अब देखना इस बात को है कि वो खाता धारक कौन है पंजाब नेशनल बैंक का, और साथ में कौन लोग इसके पीछे हैं और कितनी बड़ी ये साजिश है, कितने बड़े ये अपराधी हैं, वाइट कॉलर क्रिमिनल हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हरिओम के साथ खुर्रम निजामी, इंडिया न्यूज़ लखनऊ। उधर अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि आधिकारिक रूप से सबसे ज्यादा पैसा विदेशों में गया है, ये बीजेपी की गलत नीतियों का डर है। ये उन्होंने कहा है नोटबंदी, दोषपूर्ण जीएसटी, आर्थिक अस्थिरता का डर है। कुछ अपने समर्थक पूंजीपतियों को बचाने से हुआ है, बीजेपी ने देश डुबो दिया है। ये उन्होंने बड़ी बातें कही हैं और केंद्र सरकार पर तंज कसा है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तरफ से ये ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और केंद्र सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा आधिकारिक रूप से सबसे ज्यादा पैसा विदेशों में गया है, ये बीजेपी की गलत नीतियों का डर है। ये तमाम बातें उन्होंने अपने इस ट्वीट के जरिए कही है। नोटबंदी, दोषपूर्ण जीएसटी, आर्थिक अस्थिरता का डर है और कुछ अपने समर्थक पूंजीपतियों को बचाने से हुआ है। ये तमाम बातें अखिलेश यादव ने इस ट्वीट के जरिए कही है और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उधर आगरा में पति ने पत्नी को प्रेमी के साथ पकड़ लिया। दरअसल होटल में पत्नी को पकड़कर उसने उसकी जमकर पिटाई भी कर दी। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। थाना ताजगंज क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आगरा से ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पति ने होटल में पत्नी को पकड़कर उसकी पिटाई की। पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। थाना ताजगंज क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर पति ने अपनी पत्नी की पिटाई कर दी और इसका पूरा वीडियो भी वायरल हो रहा है। आगरा में पति ने पत्नी की जमकर पिटाई की और ये देखिए वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से पत्नी को प्रेमी के साथ जब पति ने देखा तो उसको जमकर पीट दिया और पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। थाना ताजगंज क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस पति ने अपनी पत्नी को प्रेमी के साथ पकड़ लिया और उसके बाद पति की तरफ से जमकर अपनी पत्नी की पिटाई भी की गई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जब पति ने अपनी पत्नी को जमकर पीटा। होटल में पत्नी को जमकर पीटा उसके पति ने। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस शख्स ने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की। उधर औरैया में व्यापारी हत्या मामले में सियासत शुरू हो गई है। सपा के पूर्व सांसद औरैया कोतवाली पहुंचे हैं। हत्या के मामले में यूपी सरकार को घेरने की कवायद भी शुरू हो गई है। अपराधियों को हत्या करने की छूट मिली हुई है, ये उन्होंने कहा है। यूपी में अपराध नियंत्रण में सरकार विफल है, ये तमाम आरोप प्रदीप यादव ने लगाए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार पर अपराधी निरंकुश हो चुके हैं, ये बात भी प्रदीप यादव ने कही है। हत्या के मामले में यूपी सरकार को घेरने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में प्रदीप यादव ने भी राज्य सरकार को घेरा और ये कहा उन्होंने कि दरअसल अपराधियों को हत्या करने की उत्तर प्रदेश के अंदर छूट मिली हुई है। प्रदीप यादव की तरफ से ये तमाम आरोप लगाए गए हैं राज्य सरकार पर। सपा के पूर्व सांसद प्रदीप यादव औरैया कोतवाली पहुंचे हुए थे और इस मामले को लेकर उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को घेरा और उन्होंने कहा कि अपराधी निरंकुश हो चुके हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। उधर मैनपुरी में फरियादियों को कोरोना जांच करानी पड़ गई। दरअसल डीएम से मिलने के लिए कोरोना टेस्ट हुआ। रिपोर्ट आने के बाद फरियादी डीएम के पास उन्हें भेजा गया। डीएम ऑफिस के बाहर दरअसल जांच टीम, आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं किस तरह से यहां पर इनका जांच हुआ है। कोरोना का टेस्ट इन लोगों का हुआ। रिपोर्ट आने के बाद ही फरियादियों को डीएम के पास भेजा गया। पहले उनका कोरोना टेस्ट किया गया। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। जांच टीम डीएम ऑफिस के बाहर ही है और वहीं पर फरियादियों को तब मिलने दिया जाता है, सबसे पहले उनका कोरोना टेस्ट किया जाता है और उसके बाद उन्हें डीएम से मिलने की इजाजत मिलती है। यानी कि जब डीएम से मिलने के लिए वो पहुंचते हैं तो उससे पहले कोरोना टेस्ट उनका होता है और उसके बाद डीएम के पास उन्हें भेजा जाता है। जैसे ही रिपोर्ट आती है कोरोना टेस्ट की, उसके बाद डीएम
से उन्हें मिलने की इजाजत मिलती है, क्योंकि एंटीजन टेस्ट होता है और रिपोर्ट 15 मिनट में ही आ जाती है और उसके बाद उन्हें डीएम से मिलने के लिए परमिशन मिलती है। और इसी बीच प्रतापगढ़ से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे। गैंगस्टर सभापति यादव पर बड़ा इनामी राशि बढ़ा दी गई है। 25,000 से बढ़ाकर ये इनामी राशि अब 50,000 कर दी गई है। सभापति पर लगभग 50 मुकदमे पहले से ही दर्ज है। सभापति यादव के भांजे मंत्री को धमकी भी दी थी। मंत्री मोती सिंह के एनकाउंटर का ऐलान उसने किया था, लेकिन इसी बीच आपको ये बता दें कि अब ये जो इनामी राशि थी उसको 25,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया है। मंत्री मोती सिंह के एनकाउंटर का उसने ऐलान किया था और इसी को देखते हुए अब प्रतापगढ़ से बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गैंगस्टर सभापति यादव पर जो इनामी राशि रखी गई थी उसको बढ़ा दिया गया है। 25,000 पहले इनामी राशि थी और अब उसे 50,000 कर दिया गया है। लगभग 50 मुकदमे दर्ज है सभापति पर। सभापति यादव के भांजे मंत्री को धमकी दी थी और मंत्री मोती सिंह के एनकाउंटर का भी उसने ऐलान किया था, लेकिन अब सभापति की दरअसल यहां पर इनामी राशि को बढ़ा दिया गया है। 25,000 से अब 50,000 इनामी राशि कर दी गई है सभापति यादव की। पहले 25,000 थी इनामी राशि और अब 50,000 इनामी राशि कर दी गई है। लगभग 50 मुकदमे दर्ज है सभापति पर और इसी बीच इनामी राशि को भी बढ़ा दिया गया है। 25,000 से 50,000 इनामी राशि कर दी गई है। मंत्री मोती सिंह के एनकाउंटर का ऐलान भी किया गया था। ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। उधर चंदौली में आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला। दरअसल आकाशीय बिजली की चपेट में 4 लोग आ गए। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल भी हो गए। सदर कोतवाली क्षेत्र के जसौली गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। चंदौली में आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। जो घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, लेकिन जिस तरह से यह हादसा हुआ है उसमें 2 लोगों की जान चली गई है। सदर कोतवाली क्षेत्र के जसौली गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आकाशीय बिजली गिरने की वजह से 4 लोग उसकी चपेट में आ गए, जिसमें से 2 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जो घायल हुए हैं उनका इलाज फिलहाल चल रहा है, लेकिन इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। जसौली गांव का ये पूरा मामला, जहां पर आकाशीय बिजली की चपेट में 4 लोग आ गए, जिसमें से 2 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। उधर सुल्तानपुर में 3,67,000 की लूट के मामले में दरअसल यूजेनिक्स मेडी फ्रेंचाइजी के मैनेजर से ये लूट की गई थी। क्राइम ब्रांच ने 3 लूटोरों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। लूट के करीब 1.5 लाख रुपए भी इनसे बरामद किए हैं। 2 अवैध असले, कारतूस, बाइक भी इनसे बरामद की गई है। गोसाईगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं ये सभी लुटेरे, जिन्हें पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। 3,67,000 की लूट का ये पूरा मामला है। यूजेनिक्स मेडी फ्रेंचाइजी के मैनेजर से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था, लेकिन अब पुलिस ने इस मामले में 3 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है और इनके पास से 1.5 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। इसके अलावा इनके पास से 2 अवैध असले, कारतूस और बाइक भी पुलिस ने फिलहाल बरामद की है, लेकिन ये बड़ी सफलता पुलिस को मिलती हुई और इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 3,67,000 की लूट का ये पूरा मामला था। यूजेनिक्स मेडी फ्रेंचाइजी के मैनेजर से लूट की वारदात को अंजाम दिया था और 3 लुटेरों को इस मामले में क्राइम ब्रांच ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और इनके पास से करीब 1.5 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं क्राइम ब्रांच की तरफ से और 2 अवैध असला, कारतूस, बाइक भी यहां पर क्राइम ब्रांच ने इनके पास से बरामद की है। उधर जालौन के माधवगढ़ तहसील क्षेत्र के महाराजपुरा में ग्रामीणों ने मनरेगा में कार्य किया, लेकिन अभी तक ग्राम प्रधान पंचायत मित्र सचिव द्वारा कोई भुगतान नहीं किया गया है। इसी बात को लेकर ग्रामीणों ने उप जिला अधिकारी शालिग्राम को ज्ञापन सौंपकर अपनी आपबीती भी सुनाई है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान द्वारा अगर मनरेगा पर काम करवाया जाता है तो मजदूरों को मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाता है। अगर भुगतान के लिए ग्राम प्रधान या सचिव पंचायत मित्र से बात करते हैं तो वो गाली गलौज और जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं और यही कारण है कि ग्राम प्रधान के खिलाफ ग्रामीणों में रोष बना हुआ है। मनरेगा में काम करने का अभी तक भुगतान नहीं हुआ है, जिसके बाद इन्होंने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। उधर मेरठ में जहरीली शराब का कहर देखने को मिला। जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की जान चली गई है। एक शख्स गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है,
जानी थाना इलाके के मीरपुर जखेड़ा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर जहरीली शराब पीने की वजह से 2 लोगों की जान चली गई है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि लगातार इस तरह की खबर सामने आ रही है। जहरीली शराब पीने से अब फिर 2 लोगों की जान चली गई है। एक शख्स गंभीर हालत में है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसका वहां पर इलाज भी चल रहा है। जानी थाना इलाके के मीरपुर चखेड़ा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की जान चली गई और एक गंभीर हालत में है। उधर बागपत में भी जहरीली शराब पीने की वजह से 4 लोगों की जान चली गई है। शराब की बिक्री को लेकर ग्रामीणों में रोष भी है। एडीएम और एएसपी के नेतृत्व में जांच टीम गठित भी की गई है। चांदीनगर थाना क्षेत्र के चमरावल गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर जहरीली शराब पीने की वजह से 4 लोगों की जान चली गई है और यही कारण है कि ग्रामीण रोष भी जाहिर कर रहे हैं। बागपत का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर जहरीली शराब पीने की वजह से 4 लोगों की जान चली गई है। शराब की बिक्री को लेकर अब ग्रामीण नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, गुस्सा है ग्रामीणों के अंदर और इसी को देखते हुए टीम का गठन भी किया गया है, जो पूरे मामले की जांच करेगी। चांदीनगर थाना क्षेत्र के चमरावल गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां जहरीली शराब पीने की वजह से 4 लोगों की जान चली गई है। उधर हमीरपुर में गुप्ता परिवार की तरफ से एक सराहनीय पहल की शुरुआत की गई है। मां की मौत पर गरीब कन्याओं की इन्होंने एफडी कराई है। मृत्यु भोज में खर्च होने वाले रुपए से एफडी कराई गई है। 25 गरीब कन्याओं की 5-5 हजार रुपए की एफडी इस परिवार की तरफ से कराई गई। झांसी शहर में आने जाने वाले माफ कीजिए झांसी शहर में जाने माने बाल रोग विशेषज्ञ है डॉक्टर प्रमोद गुप्ता। बिहुनी गांव के निवासी डॉक्टर प्रमोद गुप्ता है और उन्हीं की तरफ से की पहल की शुरुआत की गई है और मां की मौत होने पर उन्होंने गरीब कन्याओं की एफडी कराई है। 5-5 हजार की एफडी इनकी तरफ से कराई गई है। 25 गरीब कन्याओं की उधर मिर्जापुर में अधिशासी अभियंता का सरकार पर तंज कसा गया है। मनोज यादव ने सोशल मीडिया पर भड़ास निकाली है। बिजली विभाग में अधिशासी अभियंता है मनोज यादव। उन्होंने कहा 70 से 80 उम्र वाले कैसे चला रहे हैं मंत्रालय, ये सवाल उन्होंने उठाया है। 50 से ऊपर उम्र में कर्मियों के रिटायरमेंट पर भड़ास उन्होंने निकाली है और ये तमाम आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि 70 से 80 उम्र वाले मंत्रालय आखिरकार कैसे चला रहे हैं। 50 पार उम्र में कर्मियों के रिटायरमेंट को लेकर उन्होंने भड़ास निकाली है और ये तंज उन्होंने कसा है। मिर्जापुर से ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अधिशासी अभियंता की तरफ से सरकार पर तंज कसा गया है और ये हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं, जो उनकी तरफ से सवाल उठाया गया है। उन्होंने कहा 50 की उम्र के बाद अगर कोई अपना विभाग नहीं चला सकता है तो 70 से 80 की उम्र वाले देश का मंत्रालय कैसे चला रहे हैं, ये सवाल उन्होंने उठाया है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उधर गाजियाबाद में डीएम अजय शंकर पांडे की तरफ से एक सराहनीय पहल की शुरुआत की गई है। बिना पंखा एसी चलाए वो फरियाद सुन रहे हैं लोगों की। डीएम कार्यालय में लोगों की समस्या सुन रहे हैं डीएम। बिजली की बर्बादी के चलते ये फैसला उन्होंने लिया है। अधिकारियों को बिजली बर्बाद न करने का निर्देश भी उनकी तरफ से दिया गया है। बिना पंखा एसी चलाए हैं यहाँ पर वो फरियादियों की फरियाद सुन रहे हैं। डीएम कार्यालय में लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं डीएम गाजियाबाद में। और इसके साथ साथ अधिकारियों को भी उन्होंने निर्देश दिए हैं कि बिजली बर्बाद उनकी तरफ से ना की जाए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।